सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज की अपनी क्लास की और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भूकंप। अर्थक्वेक के नाम से जिनको जाना जाता है, पृथ्वी की सतह पर ज्ञात अज्ञात कारणों से होने वाले कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप की तरंगों का अनुभव किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर भूकंप की तरंगों का अनुभव किया जाता है, जिस स्थान पर भूकंप की तरंगों का अनुभव किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल कहेंगे या फिर किस नाम से जानते हैं इसको? भूकंप मूल, या फिर इसको एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। जिन स्थानों पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम अनुभव होगा उस स्थान को हम क्या कहेंगे? अधिकेंद्र या फिर फोकस कहेंगे। ठीक है, जिस स्थान पर भूकंपीय लहरों का, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भूकंपीय तरंगों का जहाँ पर अनुभव किया जाता था उसको एपिसेंटर कहते थे, और जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फोकस। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? फोकस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को सिस्मोग्राफ यंत्र से इसको मापते हैं। ठीक, अब अगला देखेंगे, इस स्केल के तीन राशिफेरल स्केल होता है, एक होता है मर्केली स्केल होता है, फिर होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल इस तरह से, और भूकंप की भी तरंगे को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले भूकंपी तरंग उत्पन्न होती है उसको हम तीन भागों में किस प्रकार बांट सकते हैं? जैसे एक होता है पी तरंगे। पी तरंगे ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यम में ये क्या कर सकती है? प्रवेश कर सकती है। इन तरंगों का औसत होता है, औसत वेग 8 किलोमीटर होता है। ठीक है, पी तरंग की तीव्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है, यह किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। कौन? पी तरंगे। पी तरंग का मार्ग अनुदैर्ध्य होता है, अर्थात यह ध्वनि तरंग के समान भी होती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में यह प्रवेश कर सकती, तीनों माध्यम में प्रवेश कर सकती है। एस तरंगे क्या होता है? ये द्वितीय तरंग होता है। एस तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और पी तरंग को अनुदैर्ध्य कहते हैं, एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये आखिरी भाग में लुप्त हो जाती है, ये ठोस माध्यम में ही गुजर पाती है। ठीक है, जो एस तरंग है केवल ठोस माध्यम में ही गुजर पाती है। एस तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। पी तरंग के बाद ये पहुंचती है, ये तरल पदार्थ से नहीं गुजर पाती, इसलिए इसको सागरी भागों में लुप्त हो जाती है। एल तरंग देखें, इसको लव तरंग भी कहते हैं। एच.डी. लव ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको लव वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, ये तरंग सबसे विनाशकारी होता है। कौन सा? एल तरंग। कितने तरंग देख लिए हम? पहला देखिए हम पी तरंग, फिर एस तरंग, फिर आया एल तरंग। एल तरंग की खोज की थी एच.डी. लव ने, इसीलिए इसको लव वेव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, लव वेव्स के नाम से जानते हैं। एस तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यह द्रव तरल अवस्था में, ठीक है, तरल अवस्था में ये नहीं गुजर पाती है। कौन सा? एस तरंग। पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये पहुंच पाती है। ठीक है, पी के बाद, पी तरंग के बाद फिर एस तरंग आता है, ये द्वितीय तरंग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम समभूकंपीय रेखा कहते हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो होमोसिस्मल कहते हैं। ठीक है, इसको होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। पृथ्वी पर भूकंप क्षेत्र का विवरण, पृथ्वी पर भूकंप क्षेत्र का वितरण किस प्रकार से होगा? महासागरीय तटीय पेटी और मध्य महासागरीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी, इस तरह से इनका वितरण किया जाता है। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में विश्व की लगभग कितने? तो 63% भूकंप आते हैं। किसमें? प्रशांत महासागरीय पेटी में। और प्रशांत महासागर पेटी में पश्चिम में अलास्का से क्यूराइल और जापान में याना और फिलिपाइन खाई तक फैले प्लेट विवर्तनीय किनारों पर भूकंप आते हैं। इसी तरह मध्य महाद्वीपीय पेटी में कितने प्रतिशत? 21% भूकंप आने की संभावना होती है। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। मध्य अटलांटिक पेटी में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो सागर तल का प्रसारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्वत। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत को हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं: ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। सबसे पहले देखेंगे ब्लॉक पर्वत। चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण जब मध्य भाग नीचे धंस जाते हैं तथा आसपास के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं।
चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण जब मध्य भाग नीचे धंस जाते हैं और आसपास के भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं, उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत के बीच में धंसे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। इस तरह से ब्लॉक पर्वत के नीचे इस तरह जो नीचे धंस जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। इसको रिफ्ट घाटी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वतों के शीर्ष समतल किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से ये निर्मित होते हैं, जैसे वॉसेस फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, और फिर आएगा शॉल्ट रेंज पाकिस्तान में। ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वत देखेंगे, ऐसे पर्वत जो एक लंबे समय अंतराल में अपरदन की प्रक्रिया द्वारा काट छांट से ये निर्मित होती है, जैसे कि विंध्याचल है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है, राजमहल की पहाड़ी, ये सभी आपको भारत में मिलेंगे। और शीरा स्पेन में, और मेसा एवं बूटे ये मिलेगा अमेरिका में। फिर देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाले पर्वत, रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप आदि ये सभी ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत आते हैं। जैसे माउंट टिटलिस है, ये स्विट्जरलैंड में है, किलिमंजारो अफ्रीका में है, हुड है शास्ता है, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्यूजियामा जापान में मिलेगा, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। ठीक, तो ये सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। फिर आता है वलित पर्वत, जिसको हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। जब चट्टान में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या फिर वलय पड़ जाता है ना, तो उसको मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। जैसे आल्प्स पर्वत है, यूराल है, रॉकीज है, एंडीज है, ये सभी वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं प्लेट्यू पठार देखेंगे, धरातल का विशिष्ट स्थिर रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा हो, उसको हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पर्वत का विस्तार समस्त भूपटल के लगभग कितने प्रतिशत? 33% क्षेत्र पर है। भौगोलिक संरचना के आधार पर पठार के प्रकार देखेंगे। एक होता है अंतर पर्वतीय और पर्वतपदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार, और होता है गुंबदाकार पठार। यहाँ पर देखेंगे विश्व के प्रमुख पठार, पैटागोनिया ये अर्जेंटीना में स्थित है, पिडमांड है संयुक्त राज्य अमेरिका में, लोयस पर्वत है चीन में, तकलामकान मिलेगा चीन में, पामीर तिब्बत का पठार ये भी चीन में है, किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में है, लॉरेशिया ये कहाँ पर मिलेगा? कनाडा में है, ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, अलास्का ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, फिर देखेंगे मैक्सिकन, ये मिलेगा मैक्सिको में। मेसेटा ये मिलेगा प्रायद्वीप है, ये आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है, पोतावर पाकिस्तान में है। ठीक है, और माटोग्रासो ब्राज़ील में है, गुयाना है, वेनेजुएला गुयाना, सूरीनाम फ्रेंच में, और अबिसिनिया ये मिलेगा इथियोपिया, शान म्यांमार बर्मा में, उजारक संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोलंबिया संयुक्त राज्य अमेरिका, अनातोलिया तुर्की, दक्कन भारत में। फिर देखेंगे दक्कन का पठार कहाँ पर है? भारत में। मरुस्थल देखिए, जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर मरुस्थल बन जाते हैं। जैसे मरुस्थल के दो भाग हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। ठीक है, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल। पृथ्वी पर उष्ण मरुस्थल का विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर कितने 15 डिग्री से 30 डिग्री के अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में। ठीक है, दोनों गोलार्ध का मतलब समझते होंगे, ये इक्वेटर है तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इस तरह से दोनों गोलार्ध पर 15 डिग्री से 30 डिग्री पर मिलेगा उष्ण मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। इसका विस्तार पश्चिमी सहारा अल्जीरिया है, चाड है, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को देश में है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, फिर पृथ्वी पर शीत मरुस्थल का विस्तार मिलेगा 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ये भी दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये हो देखेंगे, ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, और ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ से यहाँ तक को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। नीचे जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 ऐसे करते करते यहाँ तक होता है 90 डिग्री का। इसी तरह हम दक्षिण में भी जाएंगे तो ऐसे जाते जाते हम कहाँ तक पहुँचेंगे? यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। ठीक है, 30 से लेकर 60 डिग्री तक,
30 से 60, और यहाँ पर भी 30 डिग्री से 60 डिग्री तक क्या मिलेंगे, हमें शीत मरुस्थल मिलेंगे। अगला देखेंगे अंटार्कटिका मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। यहाँ पर देखेंगे आप मैप के थ्रू देखें तो ये देखिए, ये है एशिया, ये है अफ्रीका, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोबी मरुस्थल, फिर काराकोरम है, और ये कालाहारी, नामीबिया, ये कहाँ मिलेगा, ये सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि डेसितो डे सेचुरा है, ये अटाकामा कहाँ पर मिलेगा, ये दक्षिणी अमेरिका पर मिलेगा, ठीक है। अटाकामा कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका पे है। ये मरुस्थल आप देखेंगे सहारा मरुस्थल, ठीक है, ये सहारा मरुस्थल, ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं ये है अफ्रीका, ठीक है। कालाहारी भी अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में। नामीबिया भी कहाँ पर है, ये भी दक्षिणी अफ्रीका में। ये थार मरुस्थल आप देख पा रहे होंगे, थार का मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये भारत है, ठीक है, यहाँ पर है थार मरुस्थल। ये देखेंगे गोबी, ये काराकोरम, ठीक है, काराकोरम है, और ये ग्रेट बेसिन यहाँ पर देखेंगे, ये है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए है ऑस्ट्रेलिया। विश्व के महत्वपूर्ण उष्ण मरुस्थल देखें, जैसे कि सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप पर मिलेगा। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है। अरब मरुस्थल सऊदी अरब में है। कालाहारी, ठीक है, वो बोत्सवाना है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान के बीच। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। काराकोरम है तुर्कमेनिस्तान में। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। और सोनोरन है यूएसए मैक्सिको में। सेचुआ मरुस्थल है पेरू में। और काजिलकुम है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। विश्व के मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल है। ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। और आर्कटिक उत्तरी ध्रुव गोबी मंगोलिया चाइना में है। तकलामकान ये भी चाइना में है। विश्व की प्रमुख नदियाँ, नदी का नाम, उद्गम स्थल और गिरने का स्थान और उनकी लंबाई क्या है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।